हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। इस सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि आजकल के देखा जाए यदि तो आजकल इस सोशल मीडिया के दौर में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और हमें बहुत दुख होता है कि जब हम गांधी जी की बुराई सुनते हैं या किसी भी क्रांतिकारी को ऐसे ऐसे लोग बुराई करते हैं, ऐसे ऐसे लोग उनके बारे में भला बुरा कहते हैं जिनका अपने जीवन में कुछ अस्तित्व ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हम इस सेशन में ये बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से गांधी जी क्या थे और भगत सिंह अपनी जगह पे क्या थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि कोई भी यदि व्यक्ति है या कोई भी स्टूडेंट है तो यदि वह गांधी जी को गाली दे रहा है या कैसी भी नज़र से देख रहा है तो प्लीज़ कृपया करके वो किसी के कहने पे ना आ जाए। जैसे आप लोग किसी के बारे में कोई भी चीज़ सुन लेते हैं उसे दूसरों तक पहुंचा देते हैं। यानी मेरा ये सेशन का उद्देश्य ये है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में यदि गलत बोलें तो उसको उसको प्रत्यक्ष रूप से पढ़ करके, समझ करके, उस पर अध्ययन करके तभी हमें कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि गांधी जी एक ऐसे क्रांतिकारी थे, एक ऐसे क्रांतिकारी थे कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारत की पूरी नींव रखी हुई थी। यानी गांधी जी ही वो व्यक्ति थे। हालांकि योगदान सबका था, लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े महापुरुष को हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। काफ़ी कुछ हमें गांधी जी के बारे में सुनने को मिलता है, काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन सभी को तो समझा नहीं सकते। लेकिन जो समझने योग्य है उसको समझाना मेरा कर्तव्य है। उसी मोटिव पे आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि गांधी जी गलत थे या सही थे। यानी गांधी जी के बारे में शुरू से लेके अंत तक अध्ययन किया जाए, उसके बाद में ही कुछ कहा जाए, किसी की बात को सुनकर ना कहा जाए। आप ही सोचिए कि गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी वजह से आज आप गांधी जी की बुराई कर रहे हैं। अगर आप विदेश में, दक्षिण कोरिया में या कोई भी जगह होते जहां तानाशाह तंत्र होता, वहां आज आप किसी की बुराई नहीं करते, आपकी गला काट दिया जाता। यानी गांधी जी के ही वजह से कहीं ना कहीं आप यदि स्लीपर भी पहनते हैं तो हवाई जहाज में उड़ने वाले व्यक्ति को गलत और सही कहने के लिए तजुर्बा रखते हैं। यानी गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके माध्यम से उन्होंने ही हम लोगों को मार्गदर्शन किया कि बड़ी सी बड़ी शक्तियों के बीच कैसे लड़ाई करना है, कैसे हमें क्या करना है। यानी गांधी जी के ही वजह से आज हम सही और गलत का फायदा कर पाते हैं। किसी को औकात नहीं है, कोई अगर बड़ा नेता है, कोई अपने गांव के प्रधान से के बारे में जा करके कुछ गलत नहीं कह सकता है क्योंकि डर होता है। लेकिन गांधी जी को लोग क्या नहीं कहते हैं, ये सब गांधी की ही वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने ही हमें अच्छा मार्गदर्शन दिखाया। तो हालांकि कुछ खूबियां भी किसी में होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गांधी जी के बारे में, पूरा अध्ययन करेंगे। मैं 2 से 3 वीडियो बनाने वाला हूं। यदि आप ये 2 से 3 वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके अंदर से पूरा गर्दा साफ हो जाएगा कि गांधी कैसे व्यक्ति थे और क्या क्या थे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चे। जैसे कि महात्मा गांधी यानी महान पुरुष, गांधी से महात्मा गांधी किस प्रकार बन गए। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका भारत में जन्म होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में राज करती है उस समय उस व्यक्ति का जन्म होता है और वह एक बच्चा से महात्मा की पदवी धारण करता है। जैसे कि एक राणा से महाराणा की पदवी महाराणा प्रताप ने धारण किया, उसी प्रकार से एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो गांधी से महात्मा गांधी की पदवी धारण करता है। तो इन्हीं के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। जैसा कि इनका जन्म जो हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता पुतली बाई। यानी कहीं ना कहीं ये करमचंद गांधी और पुतली बाई से 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में इस बंदे का जन्म होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनकी पत्नी जो थी वो कस्तूरबा गांधी थी। इनकी पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी। और इनके 4 बेटे, इतिहास में इनके 4 बेटों का स्थान दिया गया था कि इनके 4 बेटे थे जन्म से, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, वेददास। यानी 2 लाल लाल करके थे और 2 दास दास करके थे, याद करने के लिए।
हरिलाल मणिलाल रामदास वेददास, और इनके एक पांचवें पुत्र भी थे। अब पांचवें पुत्र को लेके आप अपने माइंड में कुछ गलत मत समझ लेना कि ये पांचवें पुत्र किस प्रकार से थे। ये पांचवें पुत्र इनके जमनालाल बजाज थे, जो कि ये इनको अपना पिता मानने के लिए कहते थे। हालांकि गांधी जी पहले इनको अपना पिता नहीं मानते, लेकिन बाद में चल के इनकी कुछ खूबियों को देखकर ये इन्हें अपना पुत्र मान लेते हैं गांधी जी। यानी गांधी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपना पुत्र बना लीजिए। तो महात्मा गांधी इन्हें बाद में चल के जमनालाल बजाज को अपना एक पांचवें पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। 1882 ईस्वी में गांधी जी का कस्तूरबा गांधी से शादी होता है। मात्र 13 वर्ष की आयु में इस बच्चे की शादी कस्तूरबा गांधी से करके 4 बेटे हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि इनका वंश आगे बढ़ गया था। उसके बाद में 1888 ईस्वी में लंदन पढ़ने गए। यानी कहीं ना कहीं 89-69 में जन्म हुआ तो 88 में ये पढ़ने गए। यानी ये 19 साल के लगभग रहे होंगे जब ये क्या करते हैं, लंदन पढ़ने जाते हैं। आप सोचिए, आप गांधी जी को साइकिल चलाते हुए क्या कुछ नहीं करते हुए गाली दे देते हैं। आप सोचिए जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में ये बंदा लंदन जाके पढ़ने जाता है। अभी आप लोगों की किसी की औकात नहीं होगी कि अकेले अपने दम पे मुंबई चले जाएं या अपने शहर को, अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाए। ये बंदा लंदन जाता है मात्र 19 साल की उम्र में। तो आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खुद सोचिए। आपको शर्मिंदा होना चाहिए किसी भी लोग को गांधी जी को गाली देते हुए। 1888 ईस्वी में लंदन पढ़ने जाते हैं बैरिस्टर बनने के लिए। 1891 में ये लंदन से फिर वापस आ जाते हैं, यानी अपनी स्टडी करके एक महान वकील के गर्तकी के यानी वकील के रूप में ये लंदन से वापस आते हैं काफी कुछ करके। उसके बाद 1893 ईस्वी में जब लोगों ने सुना कि गांधी जी लंदन से पढ़ के आए हैं, भाई लंदन से पढ़ के आए हैं, तो इन्हें क्या किया जाता है। 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। यानी ये क्या हुआ, 1888 में लंदन गए, 91 में वापस आए और 2 साल बाद फिर 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका फिर चले गए। क्या करने के लिए, लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए शेख अब्दुल्ला का। उसके बाद में 1894 ईस्वी में तुरंत क्या करते हैं, नटाल कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं वहां पे जाकर के दक्षिण अफ्रीका में। नटाल कांग्रेस क्या था कि गांधी जी जब वहां जाते हैं तो अपने लोगों को एक जुट में बांधने के लिए एक क्या करते हैं, एक कांग्रेस की स्थापना वहां कर देते हैं, कुछ लोगों की गुट बना लेते हैं, जो कि नस्ल भेद उस समय दक्षिण अफ्रीका में चरम पे चल रही थी, कारे गोरे का। तो उसमें जाकर के नस्ल भेद को खत्म करने में सफल होते हैं 1894 ईस्वी में। उसके बाद में इसी नटाल कांग्रेस को जो एकजुट हो गया था, इसको कुछ अस्थायी बनाने के लिए 1904 ईस्वी में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर देते हैं। यानी साबरमती आश्रम की स्थापना ये जब भारत आएंगे तब करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक आश्रम की स्थापना कर चुके हैं। किसका, फिनिक्स आश्रम की। यानी फिनिक्स आश्रम की ये स्थापना कर चुके हैं। तो आप सोचिए कि 1891 ईस्वी से ये लंदन से वापस आए थे, फिर 1893 ईस्वी में ये लंदन से फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। यानी एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म होता है, 13 साल बाद शादी हो जाती है, 19 साल बाद पढ़ने जाता है, उसके बाद फिर पढ़ के आता है, फिर मात्र 24 वर्ष यानी 24 साल की उम्र में वह चला जाता है दक्षिण अफ्रीका लड़ने के लिए। उसके बाद में वो वहीं रहता है 1900, हालांकि बीच में आते रहते हैं अपने देश में, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं। 1893 में जाने के बाद ये अस्थायी रूप से भारत नहीं आए, अस्थायी रूप से बीच में आया करते थे कभी कभी कि कैसे क्या माहौल चल रहा है, वहीं पे नहीं रहे। लेकिन अस्थायी रूप से ये क्या करते हैं, आते हैं 1915 ईस्वी में। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी। यहीं से इन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार का चलाया, यानी इस अखबार में गलत सही का फैसला करके गांधी जी निकालते थे कि क्या गलत है क्या सही है।
और यहीं सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया। यानी यहीं से इनका सत्याग्रह का जो होता है, सत्याग्रह करते हैं, यानी लोगों को इनका क्या काम होता है, मार्गदर्शन करना, लोगों को दिशा दिखाना, इसको ये यहीं से चालू करते हैं। यानी कहीं ना कहीं 1904 ईस्वी में गांधी जी ने फिलिप आश्रम की स्थापना भी कर दी। उसके बाद में अब हम लोग आते हैं 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 भारत के इतिहास में हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो 24 साल की उम्र में जाता है और 45 साल की उम्र में महात्मा गांधी की उपाधि लेकर के आता है, यानी गांधी से महात्मा गांधी बनकर आता है। क्योंकि जब 1915 ईस्वी में ये आते हैं गांधी जी, तो उस समय 9 जनवरी उसी के उपलक्ष्य में हालांकि प्रवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन जब गांधी जी आते हैं तो लोग उन्हें लेने जाते हैं और लोग उन्हें महात्मा कहते हैं कि महात्मा जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाता है मात्र गांधी बन के, जो कि लंदन से पढ़ के आने वाला एक मात्र बैरिस्टर था, वो 1915 ईस्वी में जब आता है तो मात्र उनकी आयु 45 वर्ष हो जाती है। यानी 24 वर्ष की आयु में जाते हैं और 45 वर्ष की आयु में जब आते हैं तो इन्हें महात्मा की उपाधि दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस दक्षिण अफ्रीका में जहाँ कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, वहीं वहाँ नस्ल भेद यानी एक ऐसे कानून का अंत करवाया गांधी जी ने, जहाँ वहाँ देखते ही देखते भगवान बन गए। यानी गांधी जी को लोग पूजने लगे कि भाई कैसा व्यक्ति है कि बिना हथियार उठाए पूरे सरकार को, पूरे संसद को गिरा देता है, यानी सबको अपने हाथ में ले लेता है बिना हथियार उठाए, केवल अपनी बातों से ही। तो सोचिए क्या कुछ होता आगे। हालांकि मैं अभी बताऊंगा क्या क्या होता है, गांधी जी क्या थे। हालांकि गांधी जी के बारे में हमको इसलिए समझना चाहिए, आप ही सोचिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध हमें लड़ने के लिए यदि हम भगत सिंह कहीं ना कहीं सही है अपने हिसाब से, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये अपनी जगह पे सही है। क्योंकि आप ही सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 का विद्रोह हम ले लें तो भगत सिंह से कम लड़ने वाले व्यक्ति थे। रानी लक्ष्मीबाई, सब लोग क्या थे, सब लड़ने वाले ही तो थे। कुछ हुआ था? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस जगह हिंसा का रूप लेने में हमें कठिनाई होती। क्यों? क्योंकि भारत के ही लोग कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे बेवकूफ लोग थे, कुछ ऐसे राजा महाराजा थे जो खुद नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो। वो खुद जाकर के, यही हुआ 1857 की क्रांति में। आप जाके पढ़िए 1857 की क्रांति में क्या होता है कि 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं अंग्रेजों भारत छोड़ के जाने ही वाले होते हैं, लेकिन अंग्रेजों को कौन रोकता है? भारत के उद्योगपति रोकते हैं। जितने भी उद्योगपति होते हैं ये सब भारत को रोकते हैं, अंग्रेजों को रोकते हैं कि आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और इन्हीं की वजह से भारत 1857 ईस्वी में आजाद नहीं हो पाया। वही गलती गांधी जी नहीं दोहराना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम हिंसा का रूप ले लेते तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज सरकार को कुछ दिन भी नहीं लगते, पूरे भारत को मार डालते। तो क्या होता इससे? हिंसा तो हो जाती। सब लोग कहते हैं 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी को कुछ नहीं हुआ, गांधी जी देख के रह गए, ये हो गए। अंदर से दुख उनको भी हुआ होगा, लेकिन क्या करें, हिंसा कर दें हम 10 वो 1000, क्या करें। तो कहीं ना कहीं वो बात को समझ रहे थे कि अगर हम हिंसा का रूप लिए तो आंदोलन बिल्कुल नहीं चल पाएगा। हमें अंग्रेजों को यदि भगाना है तो अंग्रेजों को ये बताना होगा कि अब भारत में कुछ नहीं रह गया, अब आप भारत को लौट लिए गए, अब आप यहाँ से जाइए। यानी उसका समर्थन नहीं करते तभी कुछ होता। हालांकि भगत सिंह भी अपनी जगह पे सही है और गांधी जी भी सही है, तो हालांकि उसको हम आगे भी आने वाले वीडियोज में समझेंगे। आज पहले ये देखते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद में आप जानते ही हैं कि 1914 से ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चलता रहता है, और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत से साथ मांगा। लेकिन हालांकि कांग्रेस क्या कर रही थी उस समय, डिमोनियन स्टेट का दर्जा मांग रही थी आधा राज्य, कि भैया हम आपके अधीन तो रहेंगे, लेकिन जो भी नियम कानून कायदा रहेगा वो सब हम बनाएंगे। ये कौन सोच रहा था? प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस पार्टी मांग रही थी। लेकिन क्या होता है कांग्रेस पार्टी का, मांगने के लिए गांधी जी आते हैं। गांधी जी को कौन बुलाता है? गोपाल कृष्ण गोखले।
जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु रह चुके हैं, आध्यात्मिक गुरु गांधी जी के रायचंद थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी 1915 ईस्वी में गांधी जी को बुलाते हैं कि आप आइए और अब भारत की स्थिति में कुछ सुधार लाइए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आते हैं और आने के बाद में भारत की दशा को देखते हैं। तो जब गांधी जी आए तो गांधी जी देखे कि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है तो ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज भारत से मांग रख रहे हैं कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम आपको डिमोनियन स्टेट दे देंगे, यानी आपको आधा राज दे देंगे। लेकिन क्या होता है कि इसको मानने के लिए कांग्रेस सरकार नहीं मांगती है, लेकिन गांधी जी आते हैं तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यानी गांधी जी का मतलब ये था कि हाँ, अंग्रेज सरकार जो कह रही है कहीं ना कहीं सही कह रही है, क्या पता वो हमको बाद में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में हमें दे दे या आजाद कर दे, छोड़ दे। ये सब सोच करके गांधी जी ने उस समय लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित किया और लोगों द्वारा भर्ती कराने वाले का सार्जेंट भी कहा जाता है। यानी गांधी जी को उस समय जब लोगों को वो प्रेरित कर रहे थे कि आप जाइए और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लीजिए, तो गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया। तो इससे अंग्रेजों को क्या लगा कि भैया, अंग्रेज सरकार सोची कि भारत में ये क्या हो रहा है, एक ऐसा व्यक्ति आता है जो हमारा साथ दे रहा है। अंग्रेज बहुत खुश हुए कि गांधी जी हमारे लोग ही हैं, यानी हमारे लिए काम दे। तो अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेजों ने गांधी जी से खुश होकर के यहाँ गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दे दी। केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। इससे खुशी होकर के अंग्रेज सरकार यानी अंग्रेज गांधी जी को केसर हिंद का उपाधि दे देते हैं। अब आता है 1915 ईस्वी में जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद में एक कोचरब था जहाँ पे अपना आश्रम बनाते हैं और उस आश्रम को ये 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम के किनारे लेके जाते हैं, यानी साबरमती आश्रम का नाम दे देते हैं। यानी सबसे पहले जब वो 1915 ईस्वी में कोचरब में आए गुजरात में, तो फिर ये गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब में रहते थे। उसके बाद में 1917 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम में जाकर के अपना निवास बनाया, यानी आश्रम बनाया। और साबरमती आश्रम का पैसा किसने दिया? तो अंबालाल साराभाई ने साबरमती आश्रम का पूरा पैसा उस समय दिया था। इतना कुछ हो गया। तो गांधी जी जब 1915 ईस्वी में आते हैं, केसरे हिंद का उपाधि भी पा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। गांधी जी पूछते हैं उनसे कि चीजें तो चल रही हैं, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, हम लोग अब साथ दे रहे हैं, तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं कि आप एक साल कुछ नहीं करेंगे, आप एक साल अपने आश्रम में रहिए और वहां से आप भारत की स्टडी कीजिए, क्या चीज कहाँ है, सिस्टम कैसे है, कैसे क्या चल रहा है। तो गांधी जी 1915 से 1916 तक अपना शांत रहते हैं। 1916 ईस्वी में गांधी जी क्या करते हैं, फिर चलते हैं लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी जी जाते हैं तो वहां पर उनको एक व्यक्ति मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल जी बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि ये बिहार के रहते हैं और बिहार में उस समय तीन कठिया पद्धति चरम पे चल रहा था। यानी तीन कठिया पद्धति का मतलब ये था कि यदि आपका 4 हिस्सा है तो उसमें 3 हिस्सा आपको नील की खेती करनी है। और नील की खेती एक ऐसी खेती है कि नील की खेती को यदि किया जाए तो बंजर यानी जो भूमि होता है वो बंजर हो जाता है, उपजाऊ नहीं रह जाता है। अंग्रेजों को इससे फायदा हो रहा था, उन्होंने लगा दिया कि भाई अगर आपके पास 4 हिस्सा है तो उसमें 3 हिस्सा आपको नील बोना ही बोना है और एक हिस्से पे आप जो चाहे उसको करें। तो इससे बिहार पूरा बहुत ही परेशान था। तो राजकुमार शुक्ल को पता चलता है कि गांधी जी ऐसे ऐसे दक्षिण अफ्रीका में करके आए हैं, नस्ल भेद को खत्म करके आए, यानी यही वो व्यक्ति है जो हमें इस चीज से बाहर निकालेगा। कहीं ना कहीं राजकुमार शुक्ल को ये पता होता है कि गांधी जी ही हमें इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं।
तो गांधी जी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और वहाँ राजकुमार शुक्ल भी आते हैं। राजकुमार शुक्ल जी जब आते हैं तो राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से कहते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और आप चलिए और आप इसका निपटारा करवाइए। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, हम आने वाले समय में आएंगे और देखेंगे। लेकिन राजकुमार शुक्ल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी का साथ ही नहीं छोड़ा, वहीं से उनके पीछे लग गए। गांधी जी कलकत्ता गए, पटना गए, वहां से होते हुए वो हर जगह जाते गए गांधी जी के साथ में रामचंद्र शुक्ल। और वहां जाकर के जब गांधी जी देखे कि ये व्यक्ति हटने वाला ही नहीं है तो गांधी जी इनके साथ में बिहार जाते हैं और बिहार के चंपारण में जाकर के इन्होंने तिनकठिया पद्धति को देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद से, जेबी कृपलानी से और नारायण सिन्हा से। इन 3-4 लोगों को मिलकर ये अपना सत्याग्रह करते हैं वहाँ पे और तिनकठिया खेती प्रणाली को वहाँ पे खत्म करते हैं, यानी नील की खेती पर रोक लगाते हैं। पूरी तरीका किस है कि जिसका मन कहे वो बोए, जिसका मन कहे ना। तो हालांकि बच्चों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आज मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पे अंत करूँ। इसके आगे वाले वीडियो में हमें 1918 में कैसे अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या होता है, प्लेग नामक की बीमारी फैल जाती है जिसमें मजदूरों को अंग्रेज सरकार क्या करती है 50% पे देने के लिए कि हम आपको 50% ज़्यादा देंगे, ये सब करती है और इस पर फिर नहीं देती है तो गांधी जी जाके उस पर करते हैं अपना सत्याग्रह करते हैं, 21 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं। तो इन सब बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोग समझ पाए होंगे और आप लोग मेरा बात मान करके 2 से 3 वीडियो को और देख लीजिए, आपके अंदर के पूरे जहन खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।